धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचते ही लगता है यह संभव कैसे है। कहीं जमीन अजीब आकारों में मुड़ती है, कहीं रंग ऐसे दिखते हैं जहां उनका होना ही नहीं चाहिए, और कहीं माहौल ऐसा लगता है जैसे नियम बदल गए हों। ये जगहें किसी एक घटना से नहीं बल्कि लाखों साल के दबाव, तापमान और भूगर्भीय ताकतों के मेल से बनती हैं। और यही वजह है कि ये सिर्फ आंखों को नहीं चौंकाती, वैज्ञानिकों को भी बार बार अपनी समझ पर लौटने पर मजबूर कर देती हैं। यही है इम्पॉसिबल अर्थ, धरती के उन सबसे अनोखे स्थानों की यात्रा जहां प्रकृति आज भी रहस्य बनकर खड़ी है। नंबर 1, मानो देल दे सेर्तो, रेगिस्तान से उभरता विशाल हाथ। चिली के अटाकामा रेगिस्तान की खुली, सूखी और लगभग निर्जन धरती पर एक दृश्य ऐसा है जो पहली नजर में प्राकृतिक नहीं लगता। एक विशाल मानव हाथ, मानो रेत और पत्थर के नीचे से ऊपर उठ रहा हो। यही है मानो देल दे सेर्तो, एक बड़ी मूर्ति जो दूर दूर तक फैले सपाट मरुस्थल के बीच अचानक खड़ी दिखाई देती है। इसका आकार, अनुपात और अकेलापन मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जैसे धरती के भीतर कोई असाधारण शक्ति थी जिसने सतह को फाड़कर अपनी मौजूदगी का संकेत दे दिया हो। यह मूर्ति प्रबलित कंक्रीट से बनाई गई है ताकि अटाकामा की कठोर परिस्थितियों, तेज धूप, शुष्क हवा, तापमान का तीखा उतार चढ़ाव और रेगिस्तानी क्षरण का सामना कर सके। इसके आसपास का परिदृश्य भी इस अनुभव को और तीखा बना देता है। खुला आसमान, दूर तक फैली रेत और लगभग कोई भी प्राकृतिक अवरोध नहीं, जिससे हाथ की आकृति और भी असंभव लगती है। इसी वजह से यह जगह फोटोग्राफी के लिए एक खास आकर्षण बन गई है, क्योंकि यहाँ हर कोण से वही हाथ एक नई कहानी जैसा प्रतीत होता है। कभी चेतावनी, कभी पुकार, कभी किसी छुपी हुई दुनिया का दरवाजा। इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए यह केवल एक कलाकृति नहीं रह जाती, यह अटाकामा की यात्रा का एक पहचान चिन्ह बनती है। एक ऐसा बिंदु जहां इंसानी कल्पना और पृथ्वी की कठोर वास्तविकता आमने सामने खड़ी दिखती है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। एकदम सन्नाटे के बीच यह अकेला हाथ हर आने वाले से बस एक सवाल पूछता है, क्या आप सच में जानते हैं कि इस रेगिस्तान के नीचे क्या क्या छुपा हो सकता है? नंबर 2, दारवाजा, गैस क्रेटर, आग का गड्ढा जो दशकों से जल रहा है। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान के बीच एक जगह ऐसी है जहां रात होते ही धरती खुद जलती हुई नजर आती है। दारवाजा गैस क्रेटर, जिसे दुनिया डोर टू हेल के नाम से भी जानती है। यह कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई युद्ध का निशान नहीं, बल्कि एक ऐसा हादसा है जो समय के साथ रहस्य में बदल गया। इसकी कहानी 1971 से जुड़ती है, जब सोवियत दौर की एक ड्रिलिंग साइट पर जमीन अचानक धंस गई और नीचे एक गैस से भरी गुहा खुल गई। उस समय मौजूद भूवैज्ञानिकों को चिंता थी कि निकलती प्राकृतिक गैस, खासतौर पर मीथेन, आसपास फैलकर खतरा पैदा कर सकती है। इसी जोखिम को कम करने के लिए गैस को जला देने का फैसला लिया गया, यह मानकर कि कुछ हफ्तों या महीनों में ईंधन खत्म होगा और आग बुझ जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। आग बुझने के बजाय लगातार जलती रही और देखते देखते यह जगह एक स्थायी दहकते गड्ढे के रूप में मशहूर हो गई। क्रेटर के किनारे से नीचे झांकिए तो लाल नारंगी लपटें अनगिनत बिंदुओं में फूटती दिखती हैं, जैसे जमीन के अंदर छिपी कोई भट्टी सांस ले रही हो। रेगिस्तान की खामोशी के बीच यह आवाजें और गर्म हवा का थपेड़ा अनुभव को और असामान्य बना देता है। यहाँ प्रकृति और इंसानी निर्णय का परिणाम एक साथ दिखाई देता है। सबसे अजीब बात यही है कि आधी सदी से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी यह आग नियमों के मुताबिक थमती नहीं दिखती, और यही इसे विज्ञान के लिए भी एक असहज सवाल बना देती है। दारवाजा आज सिर्फ एक स्थल नहीं, एक चेतावनी जैसा प्रतीक है कि कभी कभी एक छोटा सा निर्णय भी पृथ्वी के भीतर छिपी शक्तियों को ऐसे रूप में सामने ले आता है जिसे हम दशकों तक बंद नहीं कर पाते। नंबर 3, हैंगिंग टेम्पल, चट्टान पर टिकी गुरुत्व विरोधी विरासत। चीन की एक ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे पर बना हैंगिंग टेम्पल पहली नजर में ही दिमाग को रोक देता है, क्योंकि यह इमारत जमीन पर नहीं बल्कि चट्टान की दीवार से चिपकी हुई सी प्रतीत होती है। बाहर से देखने पर लगता है
जैसे पूरा ढांचा हवा में लटका हुआ है और बस एक पतली सी रेखा पर टिका है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी पहचान भी है और सबसे बड़ा सवाल भी। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है और इतने लंबे समय में इसने कई बड़े भूकंपों और कठोर मौसम को झेला है। फिर भी इसका ढांचा आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित बना रहा। परिसर में 40 से अधिक कक्ष और हिस्से जुड़े हुए हैं, जिन्हें संकरे गलियारों, तीखी सीढ़ियों और लकड़ी के झूलते पुलों के माध्यम से जोड़ा गया है। चलते समय कुछ हिस्सों में लकड़ी का हल्का कंपन महसूस होता है और नीचे घाटी की गहराई हर कदम पर इस जगह की असाधारणता को और साफ कर देती है। ऊंचाई पर पहुंचकर चारों तरफ फैला दृश्य एक तरफ सुंदर लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यह एहसास और तेज कर देता है कि इतनी मुश्किल जगह पर ऐसी संरचना बनाई कैसे गई होगी। अंदर की ओर जाई तो यहाँ कई बहुमूल्य मूर्तियां मिलती हैं, जो धातु, मिट्टी और पत्थर जैसी अलग अलग सामग्रियों से बनी हैं। और यह मंदिर 3 अलग परंपराओं का दुर्लभ संगम भी दिखाता है: बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस विचार। आधुनिक इंजीनियरों के लिए यह जगह सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि एक जीवित पहेली है। पुराने समय के कारीगरों ने चट्टान के साथ ऐसा संतुलन, भार वितरण और सहारा तंत्र कैसे साधा कि यह निर्माण सदियों तक टिक गया। यही कारण है कि हैंगिंग टेम्पल आज भी एक ऐसे स्थापत्य रहस्य की तरह खड़ा है, जहां विज्ञान जवाब खोजता है और आंखें बस चुपचाप देखती रह जाती हैं। नंबर 4, सोकोत्रा द्वीप समूह। धरती का अलग थलग विकसित जैविक ब्रह्मांड। उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में यमन के अंतर्गत आने वाला सोकोत्रा द्वीप समूह ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है मानो यह पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी का नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका लंबे समय तक अलग थलग रहना। लाखों वर्षों तक मुख्य भूमि से कटे रहने के कारण यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र अपने ही नियमों पर विकसित हुआ। और यही वजह है कि यहाँ के कई पौधे और जीव दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। कहा जाता है कि द्वीप की वनस्पतियों का एक बड़ा हिस्सा स्थानिक है, यानी सिर्फ यहीं पाया जाता है। और इसी अनोखेपन के कारण इसे हिंद महासागर का गैलापागोस भी कहा जाता है। सोकोत्रा की पहचान उसके अजीब आकार के पेड़ों से बनती है। छाते जैसी छतरी बनाकर खड़े ड्रैगन ब्लड ट्री, मोटे तने वाले बॉटल ट्री और कई ऐसी प्रजातियां जिनका रूप किसी दूसरे ग्रह की वनस्पति जैसा लगता है। ड्रैगन ब्लड ट्री से निकलने वाला गहरा लाल रेजिन सदियों से स्थानीय लोगों द्वारा दवा, रंग और वार्निश के रूप में इस्तेमाल होता आया है। और यह लाल रंग खुद इस द्वीप के रहस्यमय प्रभाव को और बढ़ा देता है। यहाँ का भूदृश्य भी असामान्य है। सूखे पठार, चूना पत्थर की पहाड़ियां और समुद्र के किनारे की कठोर हवाएं, जो मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करती हैं जहां जीवन को टिकने के लिए अलग तरह की अनुकूलन क्षमता चाहिए। वैज्ञानिकों के लिए सोकोत्रा एक खुली प्रयोगशाला जैसा है, जहां वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि अलगाव, जलवायु और भूगोल मिलकर किस तरह नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। यात्रियों के लिए यह जगह एक सीधा अनुभव है, एक ऐसा द्वीप जहां प्रकृति सामान्य सुंदर नहीं दिखती, बल्कि असंभव और अनजानी लगती है। और यही उसका सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। नंबर 5, गॉबलिन वैली। पत्थरों की भीड़ जैसे किसी और ग्रह की। अमेरिका के यूटा राज्य के बीचों बीच गॉबलिन वैली स्टेट पार्क में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग को उलझाती है वह है यहाँ की चट्टानों की भीड़। हजारों छोटी बड़ी पत्थर की आकृतियां, जिन्हें लोग गॉबलिन्स कहते हैं, हर दिशा में फैली दिखती हैं, मानो किसी ने जानबूझकर इन्हें अलग अलग आकारों में गढ़कर एक मैदान में सजा दिया हो। इन संरचनाओं का आकार कभी सिर जैसा, कभी धड़ जैसा, कभी मशरूम जैसी छत वाला और कभी ऐसे संतुलन में होता है कि लगता है बस हल्की सी हवा इन्हें गिरा देगी, लेकिन वे वहीं टिके रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सब प्राकृतिक क्षरण का परिणाम है। लाखों साल पहले जब यह क्षेत्र दलदली जमीन और उथले समुद्रों के प्रभाव में था, तब जमा हुई परतों ने समय के साथ कठोर रूप लिया और फिर हवा, बारिश, तापमान के उतार चढ़ाव,
तथा लगातार घिसाव ने इन पत्थरों को तराशकर यह अजीब मानव सी आकृतियां बना दी। माना जाता है कि इन चट्टानों की उम्र करीब 15 करोड़ साल के आसपास की भूवैज्ञानिक अवधि तक जाती है। इसलिए यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप धरती के किसी बहुत पुराने अध्याय में पहुंच गए हों। सूरज की रोशनी इस अनुभव को और बदल देती है, खासतौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब पत्थरों का रंग गहरे नारंगी से हल्के पीले तक बदलता दिखता है और पूरी घाटी एक चलती फिरती पेंटिंग जैसी लगने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी शुष्क जगह होने के बावजूद यहाँ रेगिस्तानी जीव जंतु, छिपकलियां, सांप और पक्षी अपने तरीके से जीवन निभाते हैं, जिससे यह इलाका सिर्फ पत्थरों का तमाशा नहीं बल्कि एक कठोर पारिस्थितिकी का उदाहरण भी बन जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में चरवाहों द्वारा खोजी गई यह घाटी आज भी उसी सवाल के साथ सामने आती है, क्या यह सब सच में सिर्फ प्रकृति की तराशी हुई आकृतियां हैं या हमारी आंखें यहां किसी और अर्थ की तलाश अपने आप करने लगती हैं? नंबर 6, चोंगखनियास, पानी पर तैरता पूरा शहर। कंबोडिया की सियम रीप के पास टोनले सांप झील पर बसा चोंगखनियास किसी एक गांव जैसा नहीं लगता बल्कि एक चलती फिरती दुनिया जैसा महसूस होता है। यहां जीवन जमीन पर नहीं, पानी की सतह और पानी के स्तर के हिसाब से ढलता है। दूर से देखने पर सबसे पहले नजर आती हैं नावों पर टिके घरों की कतारें, लकड़ी के खंभों पर खड़ी इमारतें और ऐसे रास्ते जो सड़क नहीं बल्कि जल मार्ग हैं। यह झील दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है और इसका सबसे अनोखा पहलू है इसका मौसमी फैलाव। बरसात के मौसम में पानी का स्तर बढ़ता है, झील कई गुना फैल जाती है और आसपास का भूभाग पानी में बदल जाता है। सूखे मौसम में यही पानी पीछे हटता है और पूरा इलाका फिर से सिकुड़ जाता है। चोंगखनियास के लोग इसी परिवर्तन को अपनी दिनचर्या का आधार बनाते हैं। घर या तो तैरते प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं या फिर इतने ऊंचे खंभों पर कि बढ़ते पानी से सुरक्षित रहें। कई घर ऐसे भी हैं जिन्हें जरूरत के मुताबिक खिसकाया जा सकता है ताकि जलस्तर बदलने पर भी जीवन जहां है वहीं बना रहे। यहाँ आपको स्कूल, छोटी दुकानें, पूजा स्थल और रोजमर्रा की सेवाएं भी पानी पर ही मिल जाती हैं, जैसे झील के ऊपर एक छोटा सा शहर तैर रहा हो। सुबह से शाम तक नावें ही वाहन हैं। आवागमन, खरीदारी, बच्चों का स्कूल जाना, सब कुछ पानी के रास्ते होता है। टोनले सांप केवल निवास का आधार नहीं, भोजन का भी आधार है। मछली पकड़ना यहाँ की अर्थव्यवस्था और जीवन रचना का केंद्रीय हिस्सा है और इसी झील पर लाखों लोगों की खाद्य निर्भरता जुड़ी रहती है। चोंगखनियास दरअसल एक याद दिलाने वाला दृश्य है कि मनुष्य जब प्रकृति के नियम बदल नहीं सकता तो वह अपने घर, अपनी आदतें और अपना पूरा समाज ही उन नियमों के अनुसार ढाल देता है। नंबर 7, जायंट्स कॉजवे, षटकोणीय स्तंभों की प्राकृतिक इंजीनियरिंग। उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रिम के समुद्री तट पर फैला जायंट्स कॉजवे ऐसा दृश्य है जो पहली नजर में इंसानी निर्माण जैसा लगता है, लेकिन असल में यह प्रकृति की सबसे सटीक और हैरान करने वाली ज्यामिति है। यहाँ लगभग 40,000 आपस में जुड़े बेसाल्ट स्तंभ समुद्र की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं और इनमें से बहुत से स्तंभ लगभग परफेक्ट षटकोणीय आकार में हैं। जब आप इन पर चलते हैं तो पैरों के नीचे पत्थर की सतह किसी विशाल टाइल फर्श जैसी लगती है, मानो किसी ने माप तौलकर एक एक खंड फिट किया हो। यही कारण है कि यह जगह आंखों को भी चौंकाती है और दिमाग को भी, क्योंकि इतनी नियमितता प्रकृति में कम ही दिखती है। वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार यह संरचना तब बनी जब ज्वालामुखीय लावा तेजी से ठंडा हुआ। ठंडा होते समय लावा सिकुड़ता है और उसी सिकुड़न से दरारें बनती हैं जो सही परिस्थितियों में नियमित बहुभुज रूप ले लेती हैं। फिर समय के साथ क्षरण, समुद्री हवा, नमक और लहरों ने किनारों को और उभार दिया, लेकिन मूल पैटर्न अब भी वैसा ही कायम है। कई स्तंभ इतने ऊंचे हैं कि वे प्राकृतिक टॉवर जैसे लगते हैं। कुछ जगहों पर लगभग 40 फुट तक की ऊंचाई का आभास मिलता है और सामने खुला समुद्र इस दृश्य को और भी नाटकीय बना देता है।
इस पूरे क्षेत्र में चलना एक अलग अनुभव है। कहीं पत्थर चिकने और समतल मिलते हैं, कहीं टूटे हुए किनारे, कहीं ऐसे जोड़ जहां दो स्तंभों के बीच हल्की सी खाई दिखती है। हर कदम पर यह एहसास मजबूत होता जाता है कि दृश्य भले सरल है, प्रक्रिया असाधारण है। जायंट्स कॉजवे आज भी एक जीवित उदाहरण है कि पृथ्वी जब ठंडी होती है, फटती है, सिकुड़ती है और फिर लाखों साल तक हवा पानी से घिसती रहती है, तो वह कभी कभी ऐसी परफेक्ट आकृतियां बना देती है जिन्हें देखकर इंसान अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। नंबर 8, बॉडी घोस्ट टाउन, गोल्ड रश का जमे हुए समय का दृश्य। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ऊंचे सूखे पठारी इलाके पर बसा बॉडी एक ऐसा कस्बा है जो शहर नहीं लगता, यह एक रुका हुआ समय लगता है। चारों तरफ सूखी हवा, सेज ब्रश और जंगली घास, ऊपर नीला खुला आसमान और दूर बर्फ से ढके सियरा नेवाड़ा पहाड़। इस पृष्ठभूमि में बॉडी की पुरानी इमारतें ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी ने एक पूरी बस्ती को अचानक रोक दिया हो। इसकी शुरुआत 1859 में एक छोटे से बसाव के रूप में हुई, लेकिन जैसे ही सोने की खोज की खबर फैली, यह जगह तेजी से गोल्ड रश के केंद्रों में बदल गई। कुछ ही समय में यहाँ होटल, सैलून, दुकानें, घर और एक पूरे समुदाय की व्यवस्था खड़ी हो गई। पर वही तेजी धीरे धीरे इसके पतन की वजह भी बनी। 1932 की एक बड़ी आग ने बॉडी के बहुत हिस्से को नष्ट कर दिया। फिर भी आज भी 100 से अधिक मूल संरचनाएं बची हुई हैं और यही इसकी सबसे अनोखी बात है। इसे अरेस्टेड डीके यानी नियंत्रित रूप से वैसा ही छोड़ देने की नीति के साथ संरक्षित किया गया है ताकि इमारतें, फर्नीचर, औजार, बोतलें और रोजमर्रा की चीजें उसी हालत में रहें जैसे लोग अभी अभी उठकर चले गए हों। खिड़कियों से झांकने पर कई जगहों पर मेजों पर सामान, अलमारियों में बर्तन और कमरों में बिखरी वस्तुएं दिख जाती हैं। यह सब मिलकर बॉडी को किसी संग्रहालय से ज्यादा जीवित दृश्य बना देता है। इसी माहौल के कारण कई आगंतुक और स्टाफ यहां अजीब अनुभवों की बात करते हैं। कभी बिना वजह किसी की मौजूदगी का एहसास, कभी हल्की सी आवाजें, कभी परछाइयों जैसा भ्रम। चाहे इन बातों को आप मनोविज्ञान माने या वातावरण का असर, बॉडी का सच यह है कि यहाँ इतिहास इतना ठोस होकर खड़ा है कि वह कल्पना को भी सक्रिय कर देता है। यही बॉडी की असली ताकत है। यह आपको डराकर नहीं, बल्कि अपने खालीपन से यह महसूस कराकर चौंकाता है कि एक पूरा शहर कैसे कुछ दशकों में बस एक स्थिर स्मृति बन सकता है। नंबर 9, माउंट नेमरूद, शिखर पर मकबरा और देव मूर्तियों का रहस्य। तुर्की के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में 7000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर माउंट नेमरूद एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां पहुंचने का अनुभव ही आधा रहस्य बन जाता है। हवा पतली होती है, आसमान पास लगता है और ऊपर चढ़ते ही पहाड़ की चोटी पर अचानक विशाल पत्थर प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। ऐसी प्रतिमाएं जो इंसानी कद से कई गुना बड़ी हैं और जिनका भाव स्थिर होकर भी असहज सा लगता है। यह स्मारक पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कोमागेने राज्य के राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा बनवाया गया माना जाता है। सबसे केंद्र में एक विशाल शंखवाकार पत्थर ढेर है जिसे टुमुलस कहा जाता है, लगभग 164 फुट ऊंचा और करीब 492 फुट व्यास वाला। पर यही टुमुलस असली पहेली है, क्योंकि माना जाता है कि इसके नीचे राजा का राजकीय मकबरा छिपा हो सकता है। लेकिन इतने भारी और अस्थिर पत्थर ढेर के कारण अंदर तक पहुंचना लगभग असंभव जैसा रहा है। नेमरूद की मूर्तियां और शिल्पकला भी असाधारण है। यहाँ देवताओं की आकृतियां, प्रतीक और राजा की अपनी छवि सब एक साथ मिलकर एक ऐसा संदेश बनाते हैं जो सांस्कृतिक मिश्रण का संकेत देता है। यूनानी और फारसी परंपराओं के तत्व एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। चोटी पर बने प्लेटफॉर्मों से चारों तरफ का दृश्य अत्यंत विस्तृत है और इसी कारण सूर्योदय सूर्यास्त के समय यह जगह खास तौर पर प्रसिद्ध है, जब रोशनी पत्थरों की सतह पर गिरकर आकृतियों को एकदम अलग रूप दे देती है। दिलचस्प बात यह भी है कि यह स्थल लगभग 2000 वर्षों तक बड़े पैमाने पर दुनिया की नजरों से दूर रहा। फिर 1881 में एक जर्मन इंजीनियर कार्ल सेस्टर ने
इसे फिर से दर्ज किया। आज नेमरूद सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक अधूरी पहेली है, एक शिखर जहां इंसानी महत्वाकांक्षा, धर्म, राजनीति का संदेश और एक छिपा हुआ मकबरा सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन पूरा सच अब भी पत्थरों के नीचे दबा हुआ लगता है। नंबर 10, मार्बल केव्स, पानी की मूर्ति कला से बना संगमरमर का संसार। दक्षिणी चिली के पेटागोनिया क्षेत्र में जनरल कारेरा झील की बेहद साफ और नीली हरित जलराशि के किनारे मार्बल केव्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे प्रकृति ने खुद एक विशाल कला दीर्घा बना दी हो। यहाँ कोई एक गुफा नहीं, बल्कि संगमरमर की कई विशाल संरचनाएं हैं, गुंबद, सुरंगें, स्तंभ और खोखले कक्ष, जिनकी दीवारें चिकनी भी हैं और तरंगों जैसी घुमावदार भी। सबसे असाधारण बात यह है कि इनका शिल्पकार कोई औजार नहीं, बल्कि झील का पानी है। हजारों वर्षों से लगातार उठती गिरती लहरें संगमरमर को धीरे धीरे घिसती रहीं और उसी घिसाव ने इन दीवारों पर ऐसी आकृतियां उकेर दी जो एक जैसी कभी नहीं लगती। हर मोड़ पर नई बनावट, नई रेखाएं और नई परतें, यही इस जगह को असंभव जैसा बनाता है। संगमरमर के सफेद और धूसर रंग के साथ झील का पानी एक अलग ही दृश्य रचता है। जब धूप सही कोण पर पड़ती है तो पानी का नीला हरित रंग गुफा की छत और दीवारों पर परावर्तित होकर पूरे अंदरूनी हिस्से को चमकदार बना देता है। कई बार यह रोशनी इतनी तीव्र लगती है कि लगता है जैसे दीवारें भीतर से प्रकाश छोड़ रही हों। वहीं बादलों या शाम के समय यही जगह अधिक गहरी, ठंडी और रहस्यमय लगने लगती है। यह संरचना विशाल संगमरमर खंडों से बनी है, जिनका कुल भार कल्पना से बाहर लगता है, मानो सफेद पत्थर का एक पर्वत जिसे पानी ने भीतर से खोखला कर दिया हो। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रक्रिया बेहद धीमी है। पानी, खनिज, तापमान और समय चारों मिलकर संगमरमर में माइक्रो स्तर पर कटाव पैदा करते हैं और फिर वही कटाव सदियों में बड़े कक्षों का रूप ले लेता है। आज इन गुफाओं तक पहुंचना अक्सर नाव से होता है, क्योंकि कई हिस्से सीधे पानी के ऊपर बने हैं। मार्बल केव्स इसी कारण सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि यह समझने की जगह भी बन जाती है कि पृथ्वी पर कला कई बार सबसे कठोर पत्थर पर भी केवल पानी और समय से लिखी जा सकती है। नंबर 11, कोमोडो नेशनल पार्क, जहां धरती पर ड्रैगन आज भी जिंदा है। इंडोनेशिया के लेसर सुंडा द्वीप समूह में फ्लोरेस और सुम्बावा के बीच फैला कोमोडो नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकृति आज भी अपनी सबसे कठोर और अनोखी शक्ल में मौजूद है। यही वह जगह है जहां कोमोडो ड्रैगन, दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली, आज भी जंगली अवस्था में पाया जाता है। और इसी वजह से यह पार्क साधारण अभयारण्य नहीं, एक जीवित रहस्य जैसा लगता है। यहाँ का मौसम इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत शुष्क है। बरसात कम होती है और जैसे ही सूखा मौसम आता है, घास के मैदान पीले सुनहरे रंग में बदल जाते हैं। इस पीले सवाना, सफेद रेत वाले तटों और गहरे नीले समुद्र का तीखा विरोधाभास ऐसा दृश्य बनाता है जो एक साथ सुंदर भी लगता है और असहज भी, क्योंकि इसी शांत पृष्ठभूमि में एक ऐसा शिकारी मौजूद है जो प्रकृति के पुराने युग की याद दिलाता है। शुरुआती लक्ष्य भले ही कोमोडो ड्रैगन की सुरक्षा रहा हो, लेकिन समय के साथ यह क्षेत्र पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा का केंद्र बन गया। यहां सिर्फ जमीन का जीवन नहीं, समुद्र का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस इलाके में समृद्ध समुद्री संसार पाया जाता है, जहां बड़ी मछलियां, कछुए और अन्य समुद्री जीवों की उपस्थिति इसे गोताखोरी और जल अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध बनाती है। असली अनोखापन यह है कि यहाँ प्रशांत और हिंद महासागर के प्रभाव एक ही क्षेत्र में मिलते हैं, जिससे जलधाराएं, पोषक तत्व और जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसा वातावरण बना देती है। कोमोडो का अनुभव केवल दृश्य नहीं, एहसास है। एक ऐसी धरती जहां सूखी हवा, खुला सवाना और शांत समुद्र एक साथ मिलकर यह संकेत देते हैं कि पृथ्वी पर कुछ जगहें अब भी हमारी सामान्य समझ से अलग नियमों पर चलती हैं। और जब इसी वातावरण में ड्रैगन की मौजूदगी का विचार जुड़ जाता है, तो यह पार्क प्रकृति के उन रहस्यों की तरह लगने लगता है जो आज भी पूरी तरह समझाए नहीं जा सकते। आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको इम्पॉसिबल अर्थ की इस यात्रा में सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह कौन सी लगी, कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।